नमस्कार दोस्तों, दुर्गेश एकेडमी के चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन है। वंस अगेन मैं ये सुपरफास्ट ऑब्जेक्टिव का सुपरफास्ट सीरीज ले चल रहा हूँ बिहार बोर्ड के लिए। स्पेशली जो बच्चे 12th बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ पर डे। आइए हम लोग देखते हैं इस ऑब्जेक्टिव के सेशन को शुरू करें। इससे पहले हम कहेंगे कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आप इस वीडियो का लाभ ले सकें। और लाइक करना ना भूलें, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों को भी आप इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप उनको भी जोड़ सकते हैं, सही है, उन्हें भी एक अच्छे प्लेटफॉर्म दे सकते हैं लेके। आइए शुरू करते हैं। हम लोग ऑब्जेक्टिव का सेशन चल रहा है। ऑब्जेक्टिव के सेशन को हम लोग स्टार्ट किए हैं स्पेशली बायोलॉजी के लिए। सिर्फ बायोलॉजी के लिए मैं मतलब प्रिपरेशन करवा रहा हूँ 12th बोर्ड के लिए। आइए शुरू करते हैं। इस सुपर फास्ट एक्सप्रेस का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? पहला है क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, कलम ले लेता हूं, कलम मार्कर। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या बनता है? मातृ कोशिका से क्या बनता है? गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। पहले तो बता दूं कि ये एक देखेंगे आप, एक स्पोरेंजिया होता है। स्पोरेंजियम में मतलब धीरे धीरे छोटे छोटे से स्पोर बनते हैं जिसको हम लोग स्पोर मदर सेल भी कहते हैं। मतलब स्पोर मदर सेल के अंदर स्पोर बनता है जिसको हम लोग कहते हैं बीजाणु। बीजाणु होता है, इसी को बीजाणु। स्पोरेंजिया मतलब स्पोरेंजिया इसको कहिएगा, जिसको हम लोग कहते हैं बीजाणुधानी। बीजाणुधानी तो ये स्पोरेंजिया रहता है, इसके अंदर स्पोर बनता है, बीजाणु बनता है। तो कह रहा है कि गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या बनता है? मातृ कोशिका से मतलब पहला कह रहा है गुरु बीजाणु, ये तो नहीं होगा, मतलब डायरेक्ट वो मदर से मदर, ये तो संभव नहीं है। चलाजा सही है, ये भी नहीं होगा। चलाजा देखिएगा आप, पुष्पीय पौधे में अंदर में रहते हैं, सही है, से लता, वो चलाजा कहते हैं उसको। इसके बाद गुरु बीजाणु, ये आपका सही आंसर है। यही गुरु बीजाणु जिसको हम लोग कहते हैं मतलब स्पोर। स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर बनता है गुरु बीजाणु। ये आपका सही ऑप्शन होगा, इसमें आप लगाइए। बाकी लघु बीजाणु ये फिर आपका गलत ऑप्शन है, ये आप पर नहीं होगा, सही है। तो इसमें जो है बेसिकली देखिएगा स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर बनते हैं। यही स्पोर जो है फिर जमीन पर गिरकर ढेर सारे मतलब स्पोर से नए प्लांट्स का निर्माण कर लेते हैं। तो ये गुरु बीजाणु के मातृ कोशिका द्वारा होता है। आइए देखते हैं। थोड़ा तबीयत अस्वस्थता के कारण से ये थोड़ा आवाज फ्रेश नहीं है, लेकिन फिर भी हमें बनाना वीडियो। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि मादा जंतु जिसमें मधचक्र होता है। कहता है मादा जंतु जिसमें मधचक्र हो। मैंने बोला था कि 2 चक्र होता है, सही है। एक होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल जिसको हम लोग मासिक चक्र कहते हैं, एक होता है दूसरा ओएस्टर साइकिल जिसको हम लोग मधचक्र कहते हैं, सही है। तो देखिएगा बंदर में मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मनुष्य में भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल आती है। ये भी ऑप्शन सी आपका गलत होगा। गाय ये रहेगा, इसमें ओसी आती है जिसको हम लोग कहते हैं ऑयस्टर साइकिल। तो मेनली जो है मध चक्र वाले जंतु जो है वो इसमें गाय है। गाय में जो है देखिएगा मध चक्र आती है से। बाकी मनुष्य हो, बंदर हो, गोरिल्ला हो, इन सब में आप देखेंगे तो इनमें बेसिकली जो है ये आपका मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल मासिक चक्र जो है प्राय देखा जाता है इसमें। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपका? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है। पहले तो मानव शुक्राणु का एक्रोसोम समझा जाए। ये जो है मानव का देखिएगा ये वाला भाग जो होता है ये आपका ऊपर में यहाँ पर जो हेड वाले भाग में ये न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के ऊपर एक पार्ट होता है, ये पार्ट जो है इसी को हम लोग कहते हैं एक्रोसोम। एक्रोसोम है ये पार्ट। कहने का मतलब ये हुआ कि इस एक्रोसोम का निर्माण किससे होता है? केंद्रक से होता है। ये गलत है, केंद्रक से नहीं होगा। इसके बाद दूसरा बोला जा रहा लाइसोसोम द्वारा, ये भी नहीं होगा। आत्महत्या की थैली है ये लाइसोसोम। इसके बाद गोल्जी काय द्वारा, हाँ ये ऑप्शन सही है आपका। गोल्जी बॉडी कहते हैं, गोल्जी बॉडी, इसके द्वारा जो है मुख्यतः देखिएगा आप एक्रोसोम का निर्माण होता है, सही है। जो ओवम के दीवार को डाइजेस्ट करने का काम करता है, जिससे आसानी से मतलब इम्प्लांटेशन जो मतलब नर युग्मक तथा मादा युग्मक जो होता है मेल गेमेट फीमेल गेमेट का जो मिलन हो पाता है, जिससे निषेचन की क्रिया फर्टिलाइजेशन की क्रिया प्रोसेस पूरी हो पाती है। तो बेसिकली मानव शुक्राणु के एक्रोसोम में देखिएगा आप तो ये गोल्जी काय द्वारा निर्माण होता है एक्रोसोम को, याद रखिएगा। अंतःपरद्रव्य जालिका ये आपका फिर गलत है। अंतःपरद्रव्य जालिका के द्वारा गोल्जी काय का निर्माण होता है, ठीक है। ये आप ऑप्शन ले सकते हैं, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि एक्रोसोम का निर्माण जो है अंतःपरद्रव्य जालिका द्वारा था। बेसिकली ये ऑप्शन आपका सही है। ऑप्शन नंबर सी
करेक्ट आंसर है गोल्जी काय द्वारा जो है, गोल्जी काय द्वारा एक्रोसोम का निर्माण होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, ऑप्शन इधर दिए हुए, कह रहा है कि मनुष्य में अपरा का निर्माण होता है। अपरा आप देखेंगे मनुष्य जो है, मनुष्य के जब देखिएगा संतान किसी माँ के गर्भ में पल रहा होता है तो उसमें आप देखिएगा अंदर में जो बच्चा होता है, जो नाभि के द्वारा अटैचमेंट रहता है, इसके द्वारा अटैचमेंट रहता है एक, सही है, मतलब प्लेसेंटा और लिक्विड्स देखिएगा इसमें जो भरे रहते हैं, प्लेसेंटा और इसके द्वारा अटैच रहता है। जो ये वाला भाग है इसी को हम लोग कहते हैं क्वारियोन। क्वारियोन द्वारा जो है यह अपरा का निर्माण कर लेता है। मनुष्य में अपरा का निर्माण जो है वो क्वारियोन द्वारा होता है। तो कौन ऑप्शन आपका सही है? एमिनियोन दिया है, ये आपका गलत ऑप्शन होगा। अगला दिया एलेंटोइस द्वारा, ये भी आपका गलत ऑप्शन है। क्वारियोन द्वारा, ये ऑप्शन आपका सही है। मैंने क्या बोला था? क्वारियोन ही कहते जो जिससे बच्चा जो अंदर माँ के घर में मतलब अपरा का जो निर्माण कर रहा वो क्वारियोन के द्वारा कर रहा, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। बाकी क्वारियोन तथा एलेंटोन द्वारा दोनों दिया जाए तो दोनों ऑप्शन ये गलत होगा, ये नहीं होगा। जब भी होगा तो क्वारियोन कहते हैं इसको, ठीक है, इसके द्वारा निर्माण होता है। चलते हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पुष्पीय पौधों में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है? पुष्पीय पौधों में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है? पुष्पीय पौधा स्वाभाविक कैसी है, पुष्पीय पौधा होगा तो उसमें जो है नर युग्मक पूछ रहा तो बाइसेक्सुअल फ्लावर होंगे, द्विलिंगी पुष्प होंगे, द्विलिंगी पुष्प में सही है कार्पेल अलग होंगे, स्टिग्मा स्टामेन अलग होंगे, सही है। तो इस प्रकार जो है मतलब बाइसेक्सुअल जो है फ्लावर होगा, दोनों लिंग जो है एक ही पुष्प पर उपस्थित होंगे, ठीक है। तो देखिएगा कायिक कोशिका द्वारा ये गलत है, चूंकि युग्मक की बात कर रहा है तो कायिक कोशिका युग्मक जब भी होगा तो वो लिंगी प्रजनन में आप देखेंगे मतलब लैंगिक प्रजनन के माध्यम से युग्मक निर्माण की होगी। तो कायिक कोशिका ये लघु बीजाणु, ये आपका जनन कोशिका है, ये आपका सही आंसर होगा। आप इसको मारना सही है, जनन कोशिका के द्वारा ही हम लोग जो है पुष्पीय पौधे में नर युग्मक का निर्माण करते हैं और उसका विभाजन किया जाता है। बाकी लघु बीजनक माता कोशिका है, ये मातृ कोशिका, तो ये भी आपका जो है मतलब गलत होगा, ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। तो जनन कोशिका जो है इसका सटीक आंसर होगा। सही आंसर आपको ये लगाना कि पुष्पीय पौधे में नर युग्मक निर्माण की जो विभाजन की जो प्रक्रिया होती है वह प्रायः लैंगिक मतलब जनन कोशिकाओं के द्वारा हुआ करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। कहता है जब जयांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? जयांग जिसको हम लोग कार्पेल कहते हैं। ये देखिएगा किसी पुष्प का जो है, पुष्प का ये वाला भाग रहता है, आप देखिएगा तो इस पूरे भाग को हम लोग ये देखिएगा पूरे भाग को हम लोग कार्पेल कहते हैं, कार्पेल। और यहाँ पर देखिएगा मतलब ये बगल से ये अंतर लगा रहता है, बगल से ये अंतर रहता है, दरअसल मेल पार्ट ये फीमेल पार्ट होती है। तो यहाँ देखिएगा मतलब ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा रहता है, ये एंथर कहते हैं इसको। तो एंथर से ये पॉलन ग्रेन को इस पर आती है, ये जो वाला भाग है ना ये इसको हम लोग ये ओवेरी कहलाता है, ये स्टाइल होता है, ये स्टिग्मा होता है, ठीक है। तो यहाँ तक जो है मतलब आना है। तो क्या ये रहा क्वेश्चन समझिएगा, जयांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो क्या कहते हैं? हिंदी में लिखा गया व्युक्तांडपी, व्युक्तांडपी कहते हैं एपोकार्पस, एपोकार्पस इंग्लिश में कहते हैं, आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ते होंगे। इसके बाद युक्तांडपी इसको हम लोग कहते हैं सीन कार्पस। सीन कार्पस में ही देखेंगे आप मुख्यतः सीन कार्पस युक्तांडपी में ही देखेंगे जो जयांग का स्त्री केसर होता है ना वो एक दूसरे से मतलब जुड़े हुए रहते हैं। बाकी देखिएगा युक्तांडपी जो होता है एपोकार्पस इसमें सब मतलब एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हैं मतलब अलग अलग रहते हैं। तो बेसिक कंडीशन को हम लोग एपोकार्पस कहते हैं। और युक्तांडपी में देखिएगा सीन कार्पस में जो जयांग का स्त्री केसर होता है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही आंसर है, युक्तांडपी कहते हैं। विक्तांडपी ये आपका गलत ऑप्शन होंगे। एकांडपी मतलब वो भी एक अंडा वाला, ये भी आपका गलत। बहुअंडपी मतलब बहुत सारा अंडा, ये भी ऑप्शन आपके गलत है, सही है। तो करेक्ट आंसर आपका युक्तांडपी होगा, इसको आप मारना सही है। ध्यान रखना दोनों चीज बहुत कॉमन चीजें हैं, थोड़ी सी अगर मतलब दिक्कत हो जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है मनुष्य में दाद की बीमारी होती है। प्राय देखिएगा जो फंगल इन्फेक्टेड डिजीज होती है ना, चाहे दाद हो, खाज हो, खुजली हो, सही है, इन सब में देखिएगा फंगल इन्फेक्टेड होता है, फंगस से प्रभावित होकर से ये बीमारियां पैदा होती है जिससे दाद
खुजली, नोचनी, दिनाय वगैरह से सारे डिजीज हुआ करते हैं। तो मनुष्य में दांत की बीमारियां होती है जीवाणु द्वारा, ये आपका गलत ऑप्शन है। फिर कहता है कवक द्वारा, ये आपका सही ऑप्शन है। कवक के द्वारा जैसे कहीं सीलन युक्त जमीन पर अगर आप हाथ रख दे, पाँव रख दे, तो उससे भी देखिएगा एलर्जन पैदा ले लेता है, जिसकी वजह से सही है दिनाय, नोचनी, खुजली वगैरह होने लगती है। सही है, तो कवक के द्वारा ये फंगल इन्फेक्टेड डिजीज है, ये आपका सही ऑप्शन होगा। विषाणु द्वारा ये आपका गलत ऑप्शन होगा। कृमि द्वारा ये भी आपका गलत ऑप्शन होगा। तो दांत की बीमारियां जो होती है प्राय कवक द्वारा हुआ करती है। सही है, इसको ध्यान रखना। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि एड्स विषाणु का अनुवांशिक पदार्थ होता है। पहला नंबर तो ये जानिए कि एड्स में देखिएगा ना, जो HIV का जो वायरस होता है वो इस तरह से आप देखिएगा, इस तरह से बना हुआ रहता पार्टिकल। जैसे कोरोना का वायरस आप लोग देखेंगे उसी तरह सेम रहता है, इस तरह से। इसके अंदर देखिएगा ना, इसके अंदर जो है मतलब RNA रहता है स्थित, RNA, और एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक हार्मोन रहता है, मतलब एंजाइम जिसको हम लोग कहते हैं। तो RNA रहता है, ये सिंगल स्टैंड में रहता है। तो कह ये रहा है कि एड्स विषाणु HIV के अंदर से सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में रहेगा RNA। एड्स विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है पूछा जा रहा, कह रहा एक कुंडलित DNA, ये गलत ऑप्शन होगा, एक कुंडलित DNA नहीं होगा। अगला पूछ रहा है एक कुंडलित RNA, यही आपका सही है ऑप्शन। एक कुंडलित RNA था, इट इज द सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर रूप में ये रहता RNA। और द्विकुंडलित DNA पूछ रहा, डबल स्टैंडर्ड हेलिकल DNA, सही है, दिस इज नॉट करेक्ट। सही है, एंड द्विकुंडलित RNA ये इसमें भी द्विकुंडलित नहीं होता, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है। जब भी रहेगा तो सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में ये आपका मतलब HIV जो होता है, एड्स का वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस या एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम जो डिजीज होती है, उससे ये बीमारियां पैदा लेती है। ठीक है, तो बेसिकली ये आपका ऑप्शन सही कौन होगा, ये भी ऑप्शन आपका गलत है। ऑप्शन नंबर बी जो आपका सही होगा, एक कुंडलित RNA जो है ये रहेगा एड्स विषाणु के अनुवांशिक पदार्थ के रूप में। चलिए चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। तो राइजोबियम बैक्टीरियम जो है, राइजोबियम बैक्टीरियम जो दलहन पौधे के जड़ों में रहता है और नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, जिसके कारण देखिएगा दलहन पौधे के जड़ों में नोड्स के रूप में रहता है, गांठ के रूप में विस्तृत रहता है, जिससे दलहन पौधा जो है इल्ड कैपेसिटी जो होती है, प्रोडक्शन क्षमता वो अच्छी होती है। तो बेसिकली देखिएगा, आप देखिए राइजोबियम को देखिए, पहला ऑप्शन जो है ये आपका सही है। राइजोबियम जो है ये दलहन पौधे के जड़ों में रहता है और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। बाकी आप देखिए स्यूडोमोनास, सही है, ये नहीं होगा स्यूडोमोनास, ये भी दोनों ये गलत है। ईस्ट आपका ये नहीं होगा। सही है, ईस्ट कभी भी नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम नहीं करता। बेसिकली ईस्ट देखिएगा बेकरी वगैरह प्रोडक्ट में जो है वो उपयोग किया जाता है, जिससे क्या होता है उसमें सुगंधी और स्वादिष्टता दोनों जो है पनप जाती है, ये आता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या आ गया, फ्रेकिया क्या होता है। सही है, फ्रेकिया देखिएगा ना, तो ये एक प्रकार का जैव उर्वरक होता है। सही है, बायो फर्टिलाइजर होता है फ्रेकिया। सही है, इसके लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये सही है, जैव उर्वरक है। प्रतिजैविक इसको हम लोग कहते हैं, एंटीबायोटिक्स ये नहीं है आपका, ये गलत ऑप्शन है। बाकी ये जीवाणु समुदाय से मतलब बैक्टीरियल कम्युनिटी का, ये भी आपका गलत ऑप्शन है। बी और सी ये दोनों, बी और सी कहता है प्रतिजैविक जीवन, ये ऑप्शन आपका गलत ही है। तो फ्रेंकिया जो है, फ्रेंकिया देखिएगा ये एक प्रकार का जैव उर्वरक है, बायो फर्टिलाइजर है। सही है, इसका उपयोग मतलब जब खेती होती है तो उसमें उसका उपयोग किया जाता है। सही है, जैव उर्वरक के रूप में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण है। मतलब ऐसा कौन सा इसमें जीव है जो मरुस्थल में अनुकूल होता है, जीरोफाइटिक कंडीशन में जो है, मतलब देखिएगा मरुस्थलीय जगह जो होती है जहां पर बालू ही बालू, रेत ही रेत होती है, उस जगह पर कौन सा है। आगेव देखिए ये भी आपका पाया जाएगा मरुस्थलीय पौधा। आगेव नागफनी भी देखिएगा, ये भी आपका मरुस्थलीय पौधा है, जहां पर पानी नहीं रहती वहां पर उगाया जाता है, ये भी। इसके बाद आपका ऑप्शन है ए और बी दोनों से, ये यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ए और बी दोनों, आगेव और नागफनी दोनों आ जाएगा, दोनों जो है मरुस्थल में अनुकूल रहने वाला पौधा है। बाकी आपको ट्रेफा दिया हुआ, ट्रेफा जो है सिंघारा इसको हम लोग कहते हैं। ट्रेफा कभी भी देखिएगा मरुस्थलीय नहीं होता, बल्कि ये हाइड्रोफाइटिक प्लांट है जो जल में प्राय अनुकूल रहता है। ट्रेफा देखिएगा ये जो है ये आपका जल में अनुकूल होगा, तो ये ऑप्शन आप नहीं लगाओगे, आपका ऑप्शन सी नंबर सही है, ए और बी दोनों ये ऑप्शन आप लगाओगे। चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा
शैल कर्मक क्या होता है। देखिएगा शैल कर्मक जो है प्राय मतलब चट्टानी क्षेत्रों में हुआ करता है। चट्टानी क्षेत्रों में देखिएगा क्या होता है ना कि मतलब जीवाणु सारे मृत रहते हैं, मरे हुए जीवाणु रहते हैं, और मरे हुए जीवाणु रहते हैं, वहां पर पत्थर टूट टूट कर सही है जमीन का मिट्टी का निर्माण होता है, तो एक परत दर परत जो वो बनते चलता है, सही है। तो जीवाणु रहित भी होता है और परत दर परत मिट्टी जो है चट्टानों के टूटने से निर्माण होते रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं शैल कर्मक। तो ये शैल कर्मक, आगे मैं इसका डिटेल भी दिया हूं। शैल कर्मक होता है, ये लिखा है जीव रहित होता है ना। शैल कर्मक जो है क्या होता है, जीव रहित होता है। नग्न चट्टानी क्षेत्र, ये भी आपका सही है, ये भी सही है। ऑप्शन अगला ए बी दोनों होगा, ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही आंसर है, आप इसको लगाओगे। सवाल ये आप मतलब लगाना है, का ये कंडीशन है, मतलब शैल कर्मक जो है जीवन रहित से गलत लिखा, जीवाणु रहित कह लीजिए, सही है। इसके बाद नग्न चट्टानी प्रदेश का, ये भी सही है और ये भी दोनों सही है। तो ऑप्शन सी जो है ये आपका सही है, दोनों आ जाएगा, सही है। इसमें डी ऑप्शन आपका गलत है, मतलब ये दोनों सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर, इसको मारना। देखिए शैल कर्मक क्या होता है, इसका मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिएगा कह रहा कि शैल कर्मक जो है एक पारिस्थितिकी प्रक्रिया होती है। क्या होती है, जहां चट्टाने, जिसको शैल हम लोग कहते हैं, पर जीवन धीरे धीरे विकसित होता है। जीवन धीरे धीरे विकसित होता है शैल कर्मक पर, जिससे खाली चट्टानों पर, नग्न चट्टानों पर पहले लाइकेन जैसे जीव उगते हैं, लाइकेन से जिससे सूचक पत्र भी बनाया जाता है, लाइकेन जैसे जीव उगते हैं और फिर धीरे धीरे मिट्टी बनती है, सही है। वो पत्थर जो है धीरे धीरे मिट्टी में रूपांतरित हो जाता है, मतलब एक चट्टानी क्षेत्र जो है धीरे धीरे मिट्टी में बदल जाता है। तो ये होता है जिससे अन्य पौधे उग सके, यह एक निरंतर चक्र है जिससे चट्टाने, मिट्टी और जीवन एक दूसरे को बदलते रहता है, सही है। इसको रखिएगा, इसी को हम लोग शैल कर्मक कहते हैं। एक डेफिनेशन हमने और दिया है, इस डेफिनेशन को भी देखा जाए। कहता है यह वह प्रक्रिया है जिसमें निर्जीव चट्टाने, मैंने बोला था ना डेड मतलब चट्टाने रहती है, तो निर्जीव चट्टाने सतह पर पहले सरल जीव जैसे लाइकेन उगते हैं, वही बात है, सरल जीव लाइकेन उगते हैं जो चट्टानों को तोड़ते रहते हैं, जिससे मिट्टी के कण और कार्बनिक पदार्थ जमा होते रहते हैं। फिर धीरे धीरे ये जटिल वनस्पति युक्त क्षेत्र में परिवर्तित हो जाता है, सही है। मतलब एक नग्न चट्टानी क्षेत्र धीरे धीरे एक सतत परिवर्तन से वनस्पति युक्त चट्टानों क्षेत्र में परिवर्तित हो जाता है, जिसको हम लोग शैल कर्मक भी कहते हैं। तो ये रहता है इसका डेफिनेशन, ये दिया गया, इसको देख लीजिएगा अच्छे से, सही है। और देखते हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 13 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण है। मात्रात्मक लक्षण से है मतलब मैं दिखा रहा हूं से, बालों का रंग देखिएगा, ये ऑप्शंस आपके गलत हो जाएंगे। त्वचा का रंग देखिएगा, ये भी ऑप्शंस आपके गलत हो जाएंगे। नख का आकार देखिएगा, ये सही है, मतलब बाहरी परिस्थिति की जो स्थिति होती है, बाहर की जो परिस्थिति होती है, उनके अनुसार नाक का आकार जो है ये परिवर्तन लेता है। तो मात्रात्मक लक्षण के रूप में आप देखेंगे नाक आपका ये हो जाएगा, नाक का आकार। बाकी आंख का आकार दिया है, ये ऑप्शंस आपके गलत हैं, सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण है नाक का आकार, न कि आप बालों का रंग, त्वचा का रंग, आंखों का रंग, इस ऑप्शन में आपका भी मत लगाना। नाकों का आकार जो है वो बाहरी वातावरण के अनुसार अपने आप को बदलती है, चेंज कर लेती है, इस तरह से रहती है। मैं इसका डिस्क्रिप्शन देख लेता हूं, थोड़ा सा। मात्रात्मक क्या कह रहा कि मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण, क्वांटिटेटिव ट्रेट्स क्या होते हैं, सही है। क्वांटिटेटिव ट्रेट्स क्या होते हैं, सही है, उनको देखना। मैं ये नहीं बोला थी कि ऊंचाई हो, ठीक है, ऊंचाई भी देखिएगा मनुष्य का जब धीरे धीरे बदलते रहता है, बड़ा होता है तो हाइट जिसको हम लोग कहते हैं, वजन में भी देखिएगा परिवर्तन से दिन ब दिन घटते बढ़ते रहता है। त्वचा का रंग जो है देखिएगा, त्वचा का रंग जो है ये देखिएगा। और कह रहा है कि रक्तचाप, बीपी, ब्लड प्रेशर जो है कई जीनों और पर्यावरणों के मतलब प्रभाव से ये तय होता है, कई जीनों के और कई पर्यावरणों के प्रभाव से ये तय होता है, सही है। तो ऐसे प्रभाव कोई तय होता है तो ऐसे सीमा में लगातार बदलाव होते रहता है, सही है, जो कई जीनों और पर्यावरणों के सॉरी के प्रभाव से तय होता है और एक सीमा में लगातार ये बदलते रहता है, सही है, एक सीमा में लगातार ये बदलते रहता है। ऐसे मतलब ट्रेड्स को, ऐसे जो लक्षण होते हैं, ऐसे लक्षण को हम लोग कहते हैं मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण होता है। मात्रात्मक लक्षण, सही है, जो निरंतर बदलते रहता, परिवर्तन होते रहता। देखिए और एक इसका और थोड़ा डिटेल्स मैंने बताया है। मात्रात्मक लक्षण क्या होता है, सही है, यहां से क्वेश्चन कर दिया हूं कि मात्रात्मक लक्षण क्या होता है, किसको कहते हैं। तो ऐसे लक्षण होते हैं जो एक निश्चित श्रेणी में पाए जाते हैं और जिन्हें मापा जा सकता है, सही है। एक
मापा ताला चाहिए, मापा तोला जा सके, मापा जा सकता है। जैसे कि सेंटीमीटर या कह रहा है किलोग्राम में, ये केवल एक जीन से नहीं होती बल्कि कई जीनों के, अगर एक जीन से होता तो मात्रात्मक नहीं बल्कि कई जीनों के परिवर्तन से, मतलब पॉलीजेनिक स्टेज में आती है। और बाहरी वातावरण से, इन्वायरमेंटल फैक्टर से जो होती हैं, जो बाहरी फैक्टर होते हैं से वातावरण के जो कारक होते हैं उनके द्वारा संयुक्त रूप से प्रभाव को नियंत्रित करता है। से ऐसे करैक्टर को भी हम लोग कहते हैं मात्रात्मक लक्षण कहते हैं। जैसे बाल आप देखेंगे तो बाल जो है बाहरी वातावरण से उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बालों पर बाहरी वातावरण से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। स्किन पर भी देखिएगा मोटा मोटी, मतलब अगर शरीर में वजन है तो देखिएगा उसकी भी बाहरी वातावरण से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन नाक का जो क्लाइमेट होता है कहीं ना कहीं बाहरी वातावरण से जो है वो प्रभाव डालता है। तो ऐसे लक्षणों को हम लोग प्राय कहेंगे मात्रात्मक लक्षण कहेंगे। सही है, इसका भी हमको ध्यान रखना है। इसके बाद आगे आप देखेंगे, अगला जो है आगे चलते हैं, कहता देखिएगा फिर से मैंने ये बड़े डिटेल से आपको बताया है कि त्वचा का जो रंग होता है स्किन ऑफ कलर, कहता है ये मेलानिन की मात्रा के आधार पर हम लोग गोरे से सांवले और गहरे रंग तक होते हैं। सही है, मेलानिन जो है ये केमिकल है, इसकी वजह से हम लोग देखिएगा, इसकी वजह से हम लोग त्वचा का रंग जो है ये डिपेंड करता है। इसके बाद देखिए ऊंचाई लिखा गया, हाइट, कई जीनों और पोषण से प्रभावित होकर, कई जीनों और पोषण से प्रभावित होकर होती है, जिससे हम लोग ऊंचाई में निरंतर भिन्नता आती रहती है। इसके बाद देखिए वजन दिया गया आपका, वजन में कहता है अनुवांशिकी और खान पान पर निर्भर करता है और ये रक्तचाप कई जीनों और जीवन शैली से प्रभावित होता है। तो इसके वजह से देखिएगा मतलब जीवों का जो है वजन वो निर्भर करता है, गेट लगा दो, निर्भर करता है। फिर कहता है बुद्धि देखिएगा इंटेलिजेंसी, कहता है ये इस मतलब इससे भी जो है एक मात्रात्मक लक्षण माना जाता है, जिससे संक्षेप में हम लोग लक्षण को एक सतत माप, मतलब कंटिन्यूअसली पर सतत माप होती है, जो जैसे कि ऊंचाई या रंग की गहराई वो मात्रात्मक लक्षण कहलाते हैं। जैसे मैंने ये बोला ऊंचाई है, मैंने पहले भी इसको डिस्क्रिप्शन दिया कि ये सारी चीजें जो है मतलब मात्रात्मक रूप में ये ली जाती है। ठीक है, तो इसको देखिए डिटेल से, इसको समझिए और लिया जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछा जा रहा। क्वेश्चन नंबर 14 यह है, कह रहा है कि एक जीन के विभिन्न रूपों को कहा जाता है। एक आप देखिएगा मतलब एक जीन के विभिन्न रूपों को कहा जाता है। आपका पूरक जीन कहिएगा, ये आपका गलत। युग्म विकल्पी, संपूरक जीन, विषम युग्मन, सही है, ये ऑप्शन आपका सही होगा। युग्म विकल्पी जो होता है यह मतलब एक जीन के विभिन्न रूपों को दर्शाता है, कहा जाता है, मतलब ये युग्म विकल्पी। बाकी आपका पूरक जीन, संपूरक जीन, विषम युग्मन, ये भी आपका गलत ऑप्शन होगा। ये ऑप्शन समझ सही जो है युग्म विकल्पी के अनुसार जो है एक जीन के विभिन्न रूपों को कहा जा सकता है। सही, इसको ध्यान रखिएगा। चलते हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 ये पूछा जा रहा है, रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है। रेशम के धागे में देखिएगा प्राय कौन सा प्रोटीन होता है, तो आपका कहा जा रहा फिब्रोइन। सही है, यही आपका प्रोटीन, ऑप्शन नंबर ये जो है ये सही है। फिब्रोइन प्रोटीन रहता है सही रेशम में। बाकी एल्बुमिन ये अंडे में पाई जाती है, दूध में भी रहती है। कैरोटीन देखिएगा ये गाजर में कैरोटीन पाई जाती है। फिब्रिनोजेन से ये भी हटाइए, ये भी ऑप्शन आपका गलत है। तो रेशम के धागे में मुख्यतः देखिएगा फिब्रोइन नामक जो है मतलब प्रोटीन पाई जाती है, ये ऑप्शन आपका सही है, इसको लगाइएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा लाइसिन युक्त शक्ति रेटन तथा प्रोटीन किसकी किस्में होती है। लाइसिन युक्त शक्ति रेटन तथा प्रोटीन किस्में के रेटन एक प्रोसेस होती है जिसको जो है देखिएगा आप मतलब जो कॉटन होती है ना उसको मतलब तैयार किया जाता है। जैसे कि रस्सी बनाए जाते हैं, देखिएगा उसको रस्सी बनाने के क्रम में जो है मतलब उसका रेटन किया जाता है, तो एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो कह रहा लाइसिन युक्त शक्ति रेटन तथा प्रोटीन किसमें विकसित होती है। तो निश्चित रूप से देखिएगा इसमें ये कपास होगा, चावल आपका नहीं होगा, मक्का भी आपका नहीं होगा, गेहूं भी आप ये देखिए कप है ना, ये कपास, ये ऑप्शन आपके सही है। कपास में देखेंगे लाइसिन नामक युक्ति से मतलब पाई जाती है, और ये प्रोटीन की ये शक्ति है जिससे रेटन प्रोसेस के द्वारा जो है हम लोग इसको जो है इससे फाइबर को अलग करते हैं। तो ये ऑप्शंस आपके सही होंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 ये कह रहा है कि पेनिसिलियम उत्पादित करता है। पेनिसिलियम उत्पादित करता है किसमें,
मीटोस्पोर में ये गलत ऑप्शन, जूस्पोर ये ऑप्शन सही है आपका। देखिएगा जो पेनिसिलियम होती है, पेनिसिलियम का उत्पादन जूस्पोर के द्वारा किया जाता है, जूस्पोर के द्वारा करिएगा, ठीक है। बाकी म्यूस्पोर ये भी ऑप्शन आपके गलत है, ए और सी दोनों दिया, ये ऑप्शन आपके गलत है। तो आप ये मतलब पेनिसिलियम के उत्पादन करने के लिए जूस्पोर जरूरी होते हैं। जूस्पोर देखिएगा छोटे छोटे स्पोर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, सही है, जिससे मतलब पेनिसिलियम जो है विकसित होती है, इस तरह से ये रचनाएं होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑफलाइन क्लास में बताए हुए आप जाकर देख सकते हैं पीछे वीडियो में। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, निषेचन आंतरिक होता है। अब किसमें आंतरिक निषेचन होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तारा मछलियों में दिया गया है ऑप्शंस, ये ऑप्शन बी आपका शार्क, शार्क दिया गया है, सही है, तो ये शार्क, ये ऑप्शन आपका यहाँ चला आया है, कोई दिक्कत नहीं। तारा मछलियों में नहीं होगा, आंतरिक निषेचन इसी शार्क मछली में होगा, ऑप्शन बी आपका सही है, ये ऑप्शन आपके सही है। बाकी हड्डीदार मछलियां ये प्राय देखिएगा मतलब जो नॉर्मल वाटर, फ्रेश वाटर रहता है उसमें पाई जाती है, उभयचर में इसमें भी आपकी नहीं होगी, ठीक है। तो शार्क देखिएगा, शार्क एक मतलब शार्क मछली ऐसी है जो देखिएगा इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, और ये फिर मतलब बच्चे को जन्म देती है, ये इंटरनल निषेचन, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसमें शार्क मछली। और एक आपका व्हेल आ जाएगा, उसका भी यही कंडीशन होता है। क्वेश्चन नंबर 19 पूछ रहा, विभिन्नता का मुख्य स्रोत क्या है? विभिन्नताएं जो होती है, विभिन्नताएं जो होती है उसका मुख्य स्रोत क्या है? वेरिएशन क्यों होती है? समसूत्री विभाजन द्वारा, माइटोसिस डिवीजन द्वारा, सही है, ये कह रहा माइटोसिस डिवीजन द्वारा, बिल्कुल भी नहीं। उत्परिवर्तन, इसको हम लोग म्यूटेशन कहते हैं, यही आपका सही आंसर है, म्यूटेशन, उत्परिवर्तन, ये आपका सही आंसर है। उत्परिवर्तन के कारण जो है विभिन्नता जन्म लेती है, सही है। उत्परिवर्तन धीरे धीरे परिवर्तन है जो किसी भी जीव में मतलब किसी भी जीव के बाह्य रूपों में परिवर्तन ला देता है, सही है। ऐसे परिवर्तन को प्राय हम लोग उत्परिवर्तन करते हैं, तो यही जो है विभिन्नता का कारण होता है, याद रखिएगा, सही है। और अगला है अर्धसूत्री विभाजन, जिसको हम लोग कहते हैं म्यूसिस, म्यूसिस डिवीजन होता है, तो ये भी ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे, ये भी नहीं होंगे। और निषेचन पूछ रहा है, फर्टिलाइजेशन जिसको कहते हैं ये, तो विभिन्नता का ये भी कारण है। विभिन्नता का मुख्य कारण क्या होगा? उत्परिवर्तन, इसको ध्यान रखिएगा। चलते देखते अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन होगा। लास्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि इमैस्कुलेशन, इमैस्कुलेशन किससे संबंधित है? बड़े पैमाने पर चयन किया, कलोनल चयन का, संकरण का, सही है, शुद्ध रेखाक्रम का। इमैस्कुलेशन क्या किया जाता है? जब मतलब मैं आगे डिटेल भी दिया हूं, सही है। इमैस्कुलेशन जब देखिएगा मेल फीमेल मतलब जब स्पर्म मैच्योर करता है, तो मैच्योर करने के बाद मेल जो अपना स्पर्म फीमेल के योनि में वजाने में डालता है, सही है। तो जो है ये मतलब जब स्पर्म देखिएगा ना उसके अंदर चला जाता तो निषेचन होता है, इसके लिए देखिएगा ना तो बड़े पैमाने पर चयन, ये आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा। इमैस्कुलेशन जो है कलोनल चयन से संबंधित है, इसके द्वारा कलोनल बॉडी तैयार किया है। कलोनल बॉडीज, कलोनल में देखिएगा आप मतलब एक सेल जो है मेल से, एक सेल फीमेल से लेकर, ठीक है, इसको टेस्ट ट्यूब में डाला जाता है। टेस्ट ट्यूब बेबी भी जिसको कहते हैं, टेस्ट ट्यूब में डाल के से विद इन 1 वीक, एक सप्ताह के अंदर इसको एक सेल का कैलस तैयार किया जाता है, और फिर इसको कोई सैलोग्रेसी मदर में इम्प्लांटेशन के लिए छोड़ दिया जाता, यूट्रस में डाल दिया जाता, जिसको हम लोग क्लोन तैयार किया जाता। अभी तक बहुत सारे जैसे डोली है, भेड़ तैयार किया गया था, से गाय तैयार की गई से क्लोन के माध्यम से। संकरण हाइब्रिडाइजेशन है, ये भी आपका नहीं होगा। संकरण से हाइब्रिड नस्ल का ये शुद्ध रेखा, ये भी इससे संबंध नहीं है। तो इमैस्कुलेशन बेसिकली कलोनल का चयन से संबंधित है, सही है। इसी का मैंने डिस्क्रिप्शन भी दिया हूं, दिखाता हूं आगे कि इमैस्कुलेशन देख रहे हैं, बहुत भारी भरकम इमैस्कुलेशन, इमैस्कुलेशन क्या होता है? क्या ये रहा पादप प्रजनन से संबंधित होता है, जिसमें संकरण के लिए संकरण कराया जाता है, सही। संकर नस्ल की प्रजातियां तैयार की जाती है। द्विलिंगी फूलों के लिए फूलों से परागकोश को हटा दिया जाता है, द्विलिंगी से परागकोश को हटा दिया जाता है, सही है। तो परागकोश को हटा दिया जाएगा तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, स्वपरागन नहीं होगा, सही है, इसीलिए इसको हटा दिया जाता है, ठीक है, बात समझना, ताकि स्वपरागन जो मैंने बोला था स्वपरागन को रोका जा सके। और स्वपरागन जब तक नहीं रुकेगा तो वांछित लक्षणें नहीं आएगी, सही है। तो वांछित कहता अवांछित पराग से बचाव किया जा सके, यह प्रक्रिया फूलों की कली अवस्था में की जाती है, और यह सुनिश्चित करती है कि मादा पुष्प केवल इच्छित पराग से ही परागित होगी, सही है, परागित होगी। तो जिससे हम लोग नए और बेहतर
पौधे जिसको कलोन चयन तैयार किया जा सकता है। सही है, ये आपका प्लांट के रिलेशन थे, मैंने इस वजह से आपको बोला कि मतलब देखिएगा ना, जब जैसे यहाँ पर मान लीजिए पुष्प है, ये फूल है, अगर इसी का फूल, अगर इसी का पोलन ग्रेन इसी पर अगर एंथर से आके गिर जाए, चिपक जाए, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा लक्षण नहीं हो पाते हैं। सही है, तो एक्स्ट्रा लक्षण, एक्स्ट्रा कुछ कैरेक्टर डेवलप करने के लिए क्या होता है, इमैस्कुलेशन प्रोसेस का क्लोनल विधि के लिए सहारा लिया जाता है। तो इसमें क्या होगा, एक्स्ट्रा लक्षण के लिए हम लोग को मतलब मुख्यतः संकरण विधि का मतलब किसी दूसरे पुष्प के पॉलन ग्रेन को लेकर से तब इसमें जो है परागण किया जाएगा, जिसको हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन के अंतर्गत लेंगे, तब जाके ये पौधा जो है काफी इंप्रूवमेंट होगा, जिसमें संकरण के माध्यम से जो है हम लोग इसको मतलब आगे बढ़ा सकते हैं। सही है, तो ये था आज का 20 क्वेश्चन का सिलसिला। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर, तब तक से आप सब लोग को नमस्कार। मैं फिर से ये कहना चाहता हूं कि अगर हमारे आप चैनल में नए हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और आने वाला नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके, आप इस वीडियो का आनंद ले पाएंगे। और इस चैनल के माध्यम से आप जुड़कर से बायोलॉजी नहीं, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, इन चीजों की तैयारी करवा सकते हैं, इन सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन है प्राय जो सभी मोस्ट एमबीबीआई क्वेश्चन होते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, और इन क्वेश्चनों को देखा करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।